हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम क्लास 12th इतिहास के अध्याय नंबर 4 में एक संशोधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो संशोधित पाठ्यक्रम उसमें दिया है, तुर्क आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय का परिचय करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय सबसे पहले लेते हैं अपन जन्म परिचय। जन्म परिचय की अपन बात करते हैं। 1166 ईस्वी के अंदर 1166 ईस्वी में अनिहल पाटन गुजरात के अंदर है। अनिल पाटन गुजरात में जन्म हुआ। इसके पिता का नाम था सोमेश्वर। उसके बाद इसकी जो माता थी उसका नाम था कर्पूर देवी या कर्पूरी देवी भी अपन कह सकते हैं। कर्पूरी देवी भी अपन कह सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में। पृथ्वीराज का पुनः अपन बात करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जन्म परिचय 1166 ईस्वी में अनिल पाटन गुजरात के अंदर। पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूर देवी या कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के शासक अनंगनाग तोमर की पुत्री थी। उसके बाद आगे की अपन बात करें कि इसका राज्याभिषेक 1177 में, यानी सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 1177 ईस्वी में चौहान वंश का अगला शासक बनता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। प्रधानमंत्री कदमवास व सेनापति जिसका नाम भुवनमल, की सहायता से इसका राज्याभिषेक हुआ। कहने की बात है, सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन कार्य प्रारंभ होता है। इसकी सहायता उस समय कदमवास और सेनापति भुवनमल द्वारा की जाती है। उसके बाद राज्याभिषेक के बाद देखिए आप, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियां देखिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धियां देखिए आप। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके जो चाचा थे, जिसका नाम था अपर गांगेय के खिलाफ, अंगरगांगे के खिलाफ विद्रोह व उसकी हत्या करना। पहली बात, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपलब्धि में पहली बात अपन उसके चाचा अपर गांगे के खिलाफ उसने विद्रोह किया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपर गांगे के छोटे भाई थे
छोटे भाई, अपर गांगे के छोटे भाई थे जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन का दमन भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। छोटे भाई नागार्जुन का दमन करना और गुरुग्राम या गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। अधिकार करना ये भी एक महत्वपूर्ण बात। उसके बाद अगली बात करते हैं 1182 ईस्वी की। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने बडानको का दमन किया। बडानको का दमन, बडानको का दमन का मतलब हो गया, बडानक एक जाति थी, एक उपद्रवी जाति, जिसका दमन 1182 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन 1182 ईस्वी में। 1182 ईस्वी में इसने चंदेल शासक परमर्थी देव या अपन इसको परमार्थी देव भी कह सकते हैं, परमार्थी देव का दमन किया, उसको हराया। उसके बाद उसी प्रकार आगे की अपन बात करें तो इसने कनौज के जो शासक थे, कनौज गढ़वाल वंश के कनौज के शासक, कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद के खिलाफ भी अभियान किया और जयचंद की जो पुत्री थी उसका नाम था संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। इस बात को लेकर के एक हम महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं, संयोगिता की कहानी। पृथ्वीराज चौहान व जयचंद जो कनौज के अंदर गढ़वाल वंश के शासक थे, इन दोनों के बीच विद्रोही भावनाएं पनप रही थी और संयोगिता के प्रेम का जिक्र भी जयचंद के पास हुआ था। इसलिए उसने एक कनौज के अंदर एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन करवाया जिसका नाम है राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। इस राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाने का मुख्य उद्देश्य एक ही था कि मेरी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं होना चाहिए, अन्य राजाओं के साथ इसका मैं विवाह करवा दूंगा ताकि मैं अपनी पृथ्वीराज की इस विद्रोही भावनाओं का बदला ले सकूं। तो उसने कनौज के अंदर राजसूय यज्ञ करवाया और समस्त भारत के क्षेत्र के अपने अड़ोस पड़ोस के राजाओं को इस यज्ञ में सम्मिलित किया, राज दरबार लगाया, उसमें सम्मिलित किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। पृथ्वीराज चौहान को चिढ़ाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए उसने अपने दरबार के बाहर पृथ्वीराज चौहान की एक पाषाण मूर्ति खड़ी करवा दी थी। उस पाषाण मूर्ति को खड़ी करवा दी ताकि पृथ्वीराज चौहान का अपमान हो सके और विद्रोही भावनाओं का वो बदला ले सके। संयोगिता को वरमाला प्रदान की गई, लेकिन उसने वरमाला किसी वहां उपस्थित दरबार में किसी राजाओं के गले में न पहना करके बाहर जाकर के उस पृथ्वीराज चौहान की पाषाण मूर्ति में उस वरमाला को डाल देती है। इतने में थोड़े समय बाद ही पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना सहित इस कनौज के अंदर गढ़वाल शासक जयचंद के दरबार में पृथ्वीराज चौहान उपस्थित हो जाता है और संयोगिता का हरण करके उसके साथ विवाह कर लेता है। तो इस बात को लेकर जयचंद को और ज्यादा विद्रोही भावनाएं इसके मन में उत्पन्न होती है और उसने मोहम्मद गोरी का साथ देने का निर्णय भी किया जाता है। इसके बाद एक ऐसी और छोटी सी बात है, इच्छिनी से विवाह। ये इच्छिनी चालुक्य
चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की बेटी थी। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की पुत्री थी। ये चालुक्य शासक था गुजरात का। तो इसने भी भीमदेव द्वितीय की पुत्री इच्छिनी से भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह किया था। तो इस प्रकार से संयोगिता की कहानी और इच्छिनी की कहानी से हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया और इच्छिनी से भी विवाह किया। उसके बाद आगे की अपन बात करें, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ताबर हिंद होते हुए, भारत का एक हिस्सा था ताबर हिंद होते हुए मोहम्मद गोरी भारत की ओर अग्रसर होता है। उस समय हमारे भारत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज था, जो चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। तो 1191 की बात करते हैं अपन। 1191 ईस्वी की अपन बात करें। 1191 ईस्वी में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, परंतु एक महत्वपूर्ण गलती इसने ये कर दी कि मोहम्मद गोरी की सेना वहां से भाग खड़ी हुई थी। मोहम्मद गोरी गजनी भाग रहा था। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने इस सेना का पीछा न करके इसको जाने दिया। यही सबसे बड़ी भूल होती है। और एक वर्ष पश्चात ही तराइन का अगला द्वितीय युद्ध 1192 में हो जाता है। एक वर्ष तक ये पृथ्वीराज चौहान है जो संयोगिता के प्रेम वासना में डूबा रहता है। ऐसो आराम से जीवन एक वर्ष तक ये बिताने में लगा रहता है। और इधर मोहम्मद गोरी गजनी में अपनी कुशल सेना का नेतृत्व करता है और साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है। और इस प्रकार से जयचंद ने भी इस मोहम्मद गोरी का साथ देने का निर्णय करता है। तो एक वर्ष बाद में ही 1192 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध फिर शुरू हो जाता है। और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। और ये 1192 का जो तराइन का युद्ध है, ये भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होता है। भारतीय इतिहास में इसमें पहले तो अपन लिख लेता है मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और ये युद्ध इतिहास में मील का पत्थर साबित होता है, मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद अगली बात अपन करते हैं, मील का पत्थर साबित हुआ। और इस 1192 ईस्वी के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। उसके बाद आगे की अपन बात करें, कुछ इतिहासकारों ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार, जो चंद्रबरदई का लिखा हुआ ग्रंथ है, जो इस पृथ्वीराज चौहान का राज कवि भी था। हम अपने अन्य कवियों के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान का जो राज कवि था, जिसने चंद्रबरदई, जिसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, उस रासो के अनुसार है कि 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की यहाँ हार हो जाती है तो मोहम्मद गोरी इसको गजनी साथ ले जाता है। और उसमें ऐसा बताया गया है कि शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। एक निजाम हाशमी नाम का एक इतिहासकार बताता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के अधीन रह करके शासन कार्य किया था। तो इस प्रकार से अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातों का जिक्र भी यहाँ कर रखा है। उसके बाद अपन इसके कुछ महत्वपूर्ण दरबारी कवियों की बात करें। दरबारी कवियों में देखिए आप, पहली बात राजकवि था चंद्रबरदई, राजकवि चंद्रबरदई। उसके बाद जयानक, इसने तो लिखा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई ने, और जयानक ने लिखा पृथ्वीराज विजय महत्वपूर्ण एक ग्रंथ लिखा है।
उसके बाद जनार्दन, उसके बाद विश्वरूप, उसके बाद में विद्यापति गौड़ और आशाधर, इतने प्रकार के विद्वान इस पृथ्वीराज चौहान दरबार के अंदर रहा करते थे। यानी बात करें अपन राजकवि चंद्रवर्दी जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा, जयनक जिसने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा, उसके बाद अन्यों में जनार्दन भी इसके दरबार में था, विश्वरूप भी था, विद्यापति गौड़ भी था और आशाधर नाम का एक विद्वान भी इसके दरबार में रहा करता था। तो इसका जो काल है पृथ्वीराज का 1177 से 1192 तक ही माना जाता है और ये चौहान वंश का अंतिम और प्रतापी शासक इसको माना गया है। तो अपन एक बार पुनः इसके ऊपर ध्यान दें। महत्वपूर्ण दो युद्ध 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, उसके बाद 1192 का युद्ध जिसको अपन तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। फिर पृथ्वीराज चौहान अलग अलग ग्रंथों के अनुसार इसको गजनी ले जाया जाता है। गजनी में कुछ कह रहे हैं शब्दवेदी बाण से उसको मार दिया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के अधीन सेनापति का कार्य भी किया था, शासन कार्य भी किया था। इसके दरबार में कुछ कवियों के नाम जैसे चंद्रवर्दी, पृथ्वीराज विजय, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, आशाधर, जनार्दन जैसे महान विद्वान थे। अब पृथ्वीराज चौहान की कुछ भूलों पर अपन अगर नजर डालें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब 1178 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी ने भीमदेव द्वितीय जो गुजरात का चालुक्य शासक था उसके ऊपर जब आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज ने गुजरात की सहायता नहीं की। ये एक सबसे महत्वपूर्ण इसकी कड़ी। अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान उस समय 1178 ईस्वी के अंदर गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय की मदद कर देते तो शायद 1192 का दिन पृथ्वीराज चौहान को देखने को नहीं मिलता। और दूसरी बात, उसने गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था और उससे विवाह कर लिया। यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। इस प्रकार से उसने कुछ गलतियां अपने जीवन में कर रखी थी और उसी का परिणाम पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी के अंदर लेना पड़ा। उसके बाद परमार्थ देव ने भी गौरी का साथ दिया, जयचंद ने भी गौरी का साथ दिया। तो इस प्रकार से अनेक इसके जो दुश्मन जो शासक थे उन्होंने इसका साथ देने के कारण भी ये महत्वपूर्ण इसकी हार हुई और इसी के बाद 1192 में इसका अंतिम समय माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कुछ एक उपाधि देख लीजिए। एक तो इसको राय पिथौरा की उपाधि थी, राय पिथौरा की उपाधि। इसने दल पंगु का मतलब हो गया विश्व विजेता की उपाधि भी धारण कर रखी थी। तो इस प्रकार से यह है पृथ्वीराज चौहान और तुर्कों के बीच में आक्रमण का जिक्र। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें।